बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 5th यूनिट ऑफ फीड्स यानी पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग। पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में हमने यूनिट फर्स्ट पढ़ा है और उसके बाद आज हम यूनिट 5th पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया पे नए हैं तो हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये चैनल अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो। तो स्टूडेंट स्टार्ट लेते हैं फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से। जैसे कि हम थर्ड सेमेस्टर से पढ़ के आ रहे हैं, उसमें हमने एच फर्स्ट में पढ़ा था, फिर AHN2 में भी पढ़ा। इसी तरीके से हमने पैथोफिजियोलॉजी में भी पढ़ा है कि व्हाट इज़ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोगों के पास होगा भी, लेकिन फिर भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे मेन पॉइंट्स को कि व्हाट इज़ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। जो भी सोल्यूशन होता है, चाहे वो ब्लड हो हमारे बॉडी के अंदर, चाहे वो एनी टाइप ऑफ फ्लूइड हो, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ठीक है, फ्लूइड्स कहते हैं। उस फ्लूइड के साथ जितनी भी फिर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसको हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, ये सब आते हैं। ठीक है, तो इन सब का हमारे बॉडी में एक अपना नॉर्मल लेवल होता है, उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, हमारे नॉर्मल प्रोसेस के लिए फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किस तरीके से इसको हम नॉर्मल लेवल में रखेंगे, किस तरह से इसको हम बैलेंस में रखेंगे, और अगर ये हमारे साथ इम्बैलेंस हो जाए तो इसको हम किस तरीके से बैलेंस में लाएंगे, ये चैप्टर हम अब फीड्स में पढ़ेंगे। पहले हम एडल्ट्स में पढ़ते थे कि एडल्ट्स में हमारे साथ जो फ्लूइड का लेवल होता है वो 60% होता है। इसी तरीके से जीडियाटिक्स में जो कि बूढ़े होते हैं उनमें 55% फ्लूइड का लेवल होता है बॉडी में। ठीक है, और इसी तरीके से अब हम फीड्स में पढ़ेंगे, यानी जो पीडियाट्रिक्स है, जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रंस है, ठीक है, उसमें क्या होती है, उसमें जो फ्लूइड का लेवल होता है वो 80 से 85% होती है। ठीक है, तो अब हम अगर पीड्स में यानी पीडियाट्रिक्स में अगर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए तो उसको हम किस तरीके से बैलेंस में करेंगे, इसको अब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें हम जो डिजीज़ प्रोसेस है, जितनी भी डिजीज़ है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अबाउट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। स्टूडेंट्स, तो अगर हम अब कंपोजिशन ऑफ बॉडी कंपार्टमेंट्स की बात करें तो हमारे बॉडी में यानी एडल्ट की बॉडी में भी, जीडियाटिक की बॉडी में भी, और जो फीड्स होते हैं उसके बॉडी में भी अपने अपने कंपार्टमेंट होते हैं, उसमें फ्लूइड पाए जाते हैं। उस कंपार्टमेंट में हमारे साथ इंट्रासेलुलर आते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर आते हैं, और इसके साथ साथ इंटरस्टिशियल फ्लूइड आते हैं। अब अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर, या अगर हम टोटल फ्लूइड की बात करें, ठीक है, टोटल बॉडी मास के मुताबिक, तो जो मेल होता है उसमें 60% वाटर प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से उसका जो वेट है, बॉडी वेट है, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। और फीमेल का जो वाटर लेवल होता है या जो फ्लूइड लेवल होता है टोटल बॉडी मास के मुताबिक, वो कितना होता है? 55% होता है, यानी 55%। ठीक है, इसी तरीके से जीरियाटिक का जो है ना वो 55% होती है, और जो पीडियाट्रिक्स है, जो बच्चे हैं, उसमें तकरीबन 80% या 85% तक होती है। ठीक है, लेकिन स्लाइड के मुताबिक 75 से लेकर 80% हमारे साथ बच्चों में फ्लूइड पाए जाते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स हम बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारे साथ बहुत सारे न्यूमेरियस कैविटीज़ आते हैं, जैसे कि उसमें जॉइंट कैविटी हो गया, और जो थोरेसिक कैविटी है उसमें भी फ्लूइड पाए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो प्लाज्मा होती है वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आते हैं, और जो इंट्रा सेलुलर बॉडी होती है या इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होती है उसमें हमारे साथ कौन से फ्लूइड आते हैं? तो जो इनसाइड द सेल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ साइटोप्लाज्म, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रासेलुलर फ्लूइड कह सकते हैं। स्लाइड की तरफ आते हैं। स्लाइड में लिखा गया है कि टोटल बॉडी वाटर इक्वल टू 50 to 75%। ठीक है, 50 से लेकर 75% टोटल बॉडी मास के मुताबिक हमारी बॉडी में वाटर प्रेजेंट होते हैं। अब वो वाटर जो है ना वो इंट्रासेलुलर प्लस एक्स्ट्रासेलुलर होते हैं। इंट्रासेलुलर जो है ना वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एक्स्ट्रासेलुलर। बॉडी वेट के मुताबिक इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है ना वो 2/3 होती है। ठीक है,
और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होती है वो 1/3 होती है। इसको हम यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को हम 25% भी कह सकते हैं बॉडी वेट के मुताबिक, जबकि जो इंट्रा सेलुलर है वो 35% या 35 से भी ज़्यादा 40% तक आ सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारे साथ इंटरस्टिशियल फ्लूइड और जो इंट्रावेस्कुलर यानी जो प्लाज्मा होती है वो आती है। ठीक है, और इंट्रा सेलुलर जो इनसाइड द सेल इन द फॉर्म ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कह सकते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, अब हमारे साथ यहाँ पे लिखा गया है कि जो चिल्ड्रन होती है उसकी बॉडी के मुताबिक हमारे साथ 75% से लेकर 80% फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं बॉडी वेट के मुताबिक। रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। अब कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, कुछ ऐसी प्रिंसिपल्स है जिसके ज़रिए से हमारे बॉडी के जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल है वो मेंटेन रहती है। तो वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं? उस प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट वन हमारे साथ किडनी आती है। किडनी हमारी बॉडी के जितने भी लेवल है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का उसको मेंटेन करते हैं। किस तरीके से? अगर हमारे बॉडी में वाटर की लेवल ज़्यादा हो जाती है तो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन वो बॉडी से क्या कर देती है, वाटर को रिमूव कर देती है या एक्सक्रीट कर देती है। अगर हमारी बॉडी में वाटर की लेवल कम हो जाती है तो वो फ्लूइड और जो इसके साथ साथ जो सोडियम है उसको क्या कर देती है, रिटेंशन उसकी कर देती है और बॉडी को ये मिकदार पूरा कर देता है। ठीक है, ये किसका काम होता है? किडनी का। अब हमारे साथ यहाँ पे जो लिखा गया है वो है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो जिसको हम एडीएच कहते हैं। ये आप लोगों ने ऑलरेडी भी पढ़ा है, आप लोगों को आता भी होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा डिस्कस करते हैं कि एडीएच किस तरीके से हमारे बॉडी की जो फ्लूइड लेवल है वो कंट्रोल कर देती है या रेगुलेट रखती है या मेंटेन रखती है। तो एडीएच जो है ना ये क्या कर देती है, इसको हम वेजोफ्रेजेंट भी कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे बॉडी में जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती है उसमें जाके सेलेक्टिवली वाटर एंड सोडियम की रिटेंशन कर देती है या उसकी एब्जॉर्प्शन कर देती है, और इस तरीके से हमारे बॉडी में जितनी भी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल है उसको मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। अगर थर्स्ट की हम बात करें तो थर्स्ट जो है ना, ये जब भी हमें प्यास लगती है तो हमारे हाइपोथैलेमस को मैसेज चलता है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस हमें मैसेज देता है कि जाके पानी पियो। तो इसी तरीके से हमारा थर्स्ट भी हमारे बॉडी के फ्लूइड को रेगुलेट रखती है। अगर एल्डोस्टेरोन हार्मोन की हम बात करें तो एल्डोस्टेरोन क्या कर देती है, ये भी हमारे बॉडी में जो वाटर एंड जो सोडियम लेवल है उसकी रिटेंशन कर देती है, और स्पेशली ये तब रिटेंशन कर देती है जब हमारी बीपी फॉल हो जाती है। ठीक है, जो पोजिशनल बीपी लो हो जाती है, ठीक है, हाइपोटेंशन हो जाती है, तो उस दौरान क्या हो जाती है, ये अल्डोस्टेरोन जो है ना ये हमारी बॉडी में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल को मेंटेन रखने की कोशिश करता है। फिर हमारे साथ जो लास्ट वन है वो है एट्रियल नेट्रोयूरेटिक फैक्टर्स। एट्रियल नेट्रोयूरेटिक फैक्टर्स जो है ना ये किस तरीके से काम कर देते हैं, तो ये हमारे साथ जो ग्लोमेरुलर पेट्रेशन रेट होती है उसको इंक्रीज़ कर देती है किडनी में। ठीक है, और वहाँ पे जो सोडियम और वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है वो कर देती है, और इसी तरीके से हमारे बॉडी में जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल है उसको मेंटेन रखने की या रेगुलेट रखने की कोशिश करते हैं। अब हमारे साथ क्या आ रहा है, डेली मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। तो ये वो रिक्वायरमेंट है जो कि डेली एक बेबी के वेट के मुताबिक हम क्या कर देते हैं, उसके जो रिक्वायरमेंट है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को उसको मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हमारे साथ कोई भी डिजीज़ है या फीवर है या अगर वोमिटिंग हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डिफिसिट लेवल कहता है। ठीक है, या डिफिसिट कंडीशन कहते हैं, और उस कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, इससे भी ज़्यादा फ्लूइड जो है ना उसको रिक्वायर्ड होती है और वो फिर हम मेंटेन रखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग वेट के मुताबिक उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें और आप कहें कि बस ये पूरा हो गया है, लेकिन नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस बेबी को वोमिटिंग है या डायरिया है तो उस दौरान जो डिफिसिट कंडीशन होता है उसमें हम क्या कर देते हैं, उसमें हम मोर से मोर वाटर और फ्लूइड की कंडीशन को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी इससे भी ज़्यादा फ्लूइड जो है ना उसको रिक्वायरमेंट होती है और वो दे देते हैं। ये हमारे स्लाइड में आगे आ रहे हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे फिर कि डिफिसिट कंडीशन में हम किस तरीके से फ्लूइड को क्या कर देते हैं, मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं।
अच्छा स्टूडेंट्स, तो अगर हमारे साथ एक बच्चा है और वो 0 से लेकर 10 केजी तक है, तो उसको कितनी टोटल बॉडी और टोटल वाटर वॉल्यूम की ज़रूरत है? 100 ml पर केजी। ठीक है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। अगर हमारे साथ बच्चा है और वो 10 से लेकर 20 केजी तक है, ठीक है, तो उसको तकरीबन मतलब फर्स्ट जो 10 केजी है उससे फिर सेकंड 10 केजी का, यानी अब 20 हो गया, ठीक है, तो सेकंड 10 केजी में 50 ml वाटर की ज़रूरत होती है, या 50 ml फ्लूइड की ज़रूरत बच्चे को पर केजी है। ठीक है, अगर हमारे साथ बेबी 20 केजी से भी ज़्यादा है तो अब थर्ड 10 आ गया। ठीक है, यानी फर्स्ट 10 में क्या था, फर्स्ट 10 केजी में हम 100 ml देते थे, ठीक है, पर केजी। फिर हमारे साथ जो सेकेंड 10 केजी आ गए, यानी जो सेकेंड 10 से लेकर 20 तक थे, ठीक है, तो उसको हम कितने देते थे? 50 ml पर केजी देते थे। लेकिन अब आ गया हमारे साथ 20 से भी ज़्यादा, यानी थर्ड 10 केजी, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अब फ्लूइड की लेवल जो है ना वो 20 ml पर केजी देंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। अब स्लाइड में लिखा गया है कि टोटल वाटर वॉल्यूम जो है ना वो हमारे साथ अगर 0 से 10 केजी है तो उसको हम 100 ml पर केजी देंगे। अगर हमारे साथ 10 टू 20 केजी है तो उस दौरान हम क्या करेंगे, इस 100 को 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस 100 को 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, ये 100 जो है ना इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और ये हमारे साथ आ गया 1000। ठीक है, तो ये 1000 ml पर हम क्या करेंगे, इसको हम 50 के साथ प्लस करेंगे और 50 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ आ जाएगा 500। ठीक है, तो अब हमारे साथ जो 20 केजी बेबी के लिए जो वाटर लेवल है या जो फ्लूइड लेवल है वो कितना होता है, 1000 प्लस 500, तो ये हमारे साथ कितना आ गया, 1500। इसका मतलब ये है कि 20 केजी बेबी के लिए कितने वाटर या फ्लूइड की ज़रूरत होती है, 1500 की। ठीक है, यहाँ तक 1500 हो गया। अगर हमारे साथ 20 से भी ज़्यादा है, ठीक है, तो उस दौरान हम क्या करेंगे, अगर 20 से भी ज़्यादा है तो उस दौरान हम क्या करेंगे, इस 20 से ज़्यादा एज के लिए फिर हम फर्दर मोर 20 केजी पर ml जो है ना वो हम क्या कर पर केजी जो है ना वो हम इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, यानी फ्लूइड की लेवल। तो ये हमारे साथ कितने आएगा, अब हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, सॉरी 10 से, तो ये हमारे साथ कितना आएगा, तो ये 200 हो गए। ठीक है, तो अगर हमारे साथ 20 मल्टीप्लाई बाई 10 जो है ना वो 200 आते हैं तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि इफ़ बेबी इज़ 10 केजी, ठीक है, तो उस दौरान हमारे साथ कितने वाटर की ज़रूरत या फ्लूइड की ज़रूरत मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होती है, डेली मेंटेनेंस। ठीक है, तो वो 100 ml पर केजी, इसी तरीके से यानी 1000 ml। ठीक है, और इसी तरीके से फिर अगर हमारे साथ बेबी जो है ना वो 10 से लेकर 20 केजी तक है तो उस दौरान जो है ना फिर 1500। ठीक है, और अगर बेबी जो है ना वो ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन 20 केजी है तो उस दौरान यानी 30 केजी तक ले ले। ठीक है, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, उसको हम फिर डिवाइड कर देते हैं, 20 जो है ना वो भी हम प्लस कर देते हैं 1500 के साथ, तो वो हमारे साथ उसका जो टोटल बॉडी मेंटेनेंस लेवल होता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का, तो उसको हम क्या कर देते हैं, बेबी के रिक्वायरमेंट इसके ज़रिए से हम पूरे करने की कोशिश करते हैं। सोडियम जो है ना ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि सोडियम जो है ना वो हर एक बेबी के लिए, चाहे वो 10 केजी हो, 20 केजी हो, 30 केजी हो, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, 30 तो नहीं लेकिन 25 तक होता है। ठीक है, 25 केजी तक बेबी होता है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, 3 MEQ पर केजी जो है ना ये हम रख देते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने रिमेंबर। और पोटेशियम जो है ना वो हमारे साथ 2 मिली इक्विवेलेंट जो है ना ये पर केजी हर एक बेबी के लिए, 10, 20 या 30 केजी, 25 केजी के लिए। ठीक है, जितना भी बेबी है तो उसके लिए 2 मिली इक्विवेलेंट पर केजी की ज़रूरत होती है पोटेशियम की, और इसी तरीके से क्लोराइड जो है ना वो 5 मिली इक्विवेलेंट हर एक बेबी के लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि एट 12% ऑफ एवरी डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर हमारे साथ बेबी का फीवर है तो जितना भी फीवर उसका बढ़ता है तो हर एक डिग्री सेंटीग्रेड के मुताबिक क्या करना है, जितना डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है तो 12% आपने उसके लिए फ्लूइड की ज़रूरत है, उसको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया तो उसके लिए फिर 12% यानी 24% वाटर जो है ना उसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, हर एक डिग्री के साथ हम फिर 12% वाटर जो है ना उसको हम ऐड करते हैं।
अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम सीसी रूल को देख ले तो सीसी रूल में क्या है कि अगर बेबी फर्स्ट 10 kg है, ठीक है, यानी 10 kg का बेबी है, तो उस दौरान हम क्या देंगे, उसका जो डेली मेंटेनेंस रेगुलेशन है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का, तो उसको हम 4 cc देंगे, ठीक है, पर हावर। इसी तरीके से अगर बेबी जो है ना वो 10 kg से ज़्यादा है यानी 20 kg का है, ठीक है, तो उसकी सेकेंड 10 kg के लिए फिर हम 2 cc देते हैं, और फर्स्ट के लिए 4 यानी 4 + 2 cc पर हावर यानी 6 cc पर हावर देंगे, ठीक है। और अगर बेबी जो है ना वो 20 kg से ज़्यादा है, तो उसके थर्ड जो 10 cc है, 10 kg है, उसको हम 1 cc देंगे, यानी 1 को हम उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरीके से उसका जो जितना भी मेंटेनेंस रेट है उसको मालूम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि अगर हमारे साथ एक बेबी है और वो 27 kg चिल्ड्रन है, ठीक है, तो 27 kg चाइल्ड के लिए हमारे साथ कितनी cc फॉर हावर की ज़रूरत है, ठीक है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो लिखा गया है कि फर्स्ट 10 kg के लिए हम 4 cc देंगे, सेकंड 10 kg के लिए हम 2 cc, और थर्ड 10 kg के लिए जितना भी है, ठीक है, या मतलब 10 kg है, ठीक है, या 27 है या 25 है, जितना भी है, थर्ड 10 cc के लिए हम 1 cc, थर्ड 10 kg के लिए हम 1 cc देंगे, ठीक है। तो अब इस तरीके से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, 2 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आप लोग देख सकते हैं 20 आएगा, ठीक है। और अगर हम 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लास्ट में हमारे साथ 7 है, ठीक है, लास्ट 10 kg में 7 आया है, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये 7 cc आएगा। तो इसी तरीके से जो टोटल जब हम इसको ऐड करेंगे कि 40 + 20 प्लस और जो 7 है उसको भी हम प्लस करेंगे, तो ये हमारे साथ कितना आएगा, 67 आएगा। आप लोग भी प्लस कर दे तो 67 cc पर हावर इस बेबी को ज़रूरत है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है। अब ये हमारे साथ पर हावर है, और वो फर क्या था, पर केजी वेट के मुताबिक था, तो पर केजी था, ठीक है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। और वो ml में था और ये cc में है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। ये 2 रूल्स है, इसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी बेबी को वाटर या फ्लूइड की ज़रूरत है तो उसको हम मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। अब मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट देती हूँ इसके मुताबिक कि आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, और कमेंट सेक्शन में मुझे इसकी जो आंसर है वो बताना है। अगर हमारे साथ एक बेबी है तकरीबन 21 kg की, ठीक है, तो इसकी हम किस तरीके से मालूम करते हैं, जो इस रूल्स के मुताबिक इसकी कितनी मतलब अगर हमारे साथ एक बेबी है 21 kg का, ठीक है, तो इसके लिए इन दोनों रूल्स के मुताबिक आप लोग मालूम करें कि कितने फ्लूइड की ज़रूरत है, ठीक है, उसकी डेली रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे साथ एक बेबी है 23 kg की, तो उसकी कितने डेली रिक्वायरमेंट है, और अगर 18 kg का है तो उसके लिए कितनी डेली रिक्वायरमेंट है, और अगर 7 kg का है तो इसके लिए डेली रिक्वायरमेंट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का कितना होना चाहिए, ठीक है, उसको कितना मेंटेन रख सकते हैं कितने रिक्वायरमेंट के साथ। तो ये आप लोगों ने मालूम करना है, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में फिर बताना है, और मैं भी आप लोगों के साथ फिर इसकी सही आंसर जो है ना वो कम्युनिटी में शेयर करूँगी, तो वहाँ से आप लोगों ने देखना है, ठीक है। लेकिन ये सॉल्व करना ज़रूरी है दोनों रूल्स के मुताबिक, सीसी रूल के मुताबिक भी और जो ml फर केजी था उसके मुताबिक भी। मैं आप लोगों के आंसर्स को देखूँगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ आ रहा है एस्टिमेशन ऑफ डिहाइड्रेशन, एस्टिमेशन, रेगुलेशन या मेंटेनेंस ऑफ डिहाइड्रेशन। अगर एक बेबी है और उसको डिहाइड्रेशन हो गया है, ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से मालूम करेंगे कि बेबी को डिहाइड्रेशन हो गया है और उसने कितना वेट लॉस किया है, ठीक है। तो इसी तरीके से तो हम मालूम नहीं कर सकते कि अगर हमारे साथ एक बेबी आ गया है, ठीक है, वार्ड में, और हमें डायरेक्ट पता चलता है कि इसने इतना वेट लॉस किया है, क्योंकि इसका जो पहला वेट था वो हमें मालूम नहीं होता। तो उसको हम डायरेक्टली कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ रूल्स है, कुछ चीज़ें हैं ऐसे जिसके ज़रिए से हमें पता चल सकता है कि इसने जो बॉडी वेट लॉस किया है वो इतने परसेंट, यानी 3 to 5% या 6 to 9% या 10% या 10 से भी ज़्यादा परसेंट वेट लॉस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिग्रीज हैं, ये टाइप्स नहीं है, ठीक है, डिग्री है। ये जो माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर डिहाइड्रेशन है ये टाइप नहीं है, डिग्री है। अब टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन जो है ना वो हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड जो हाइपोटोनिक है ये है, ठीक है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। लेकिन जो डिग्रीज है उसमें हमारे साथ क्या आता है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर डिहाइड्रेशन आता है।
अब एक बेबी आया है और उसका माइल्ड डिहाइड्रेशन हो गया है, तो उसको हम किस तरीके से मालूम करते हैं कि उसकी कितनी बॉडी जो लॉस है, वेट लॉस है, वो हो गया है, ठीक है। अगर माइल्ड बेबी है तो उसका बॉडी वेट लॉस होगा 3 to 5%। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बेबी है और उसका मॉडरेट वेट लॉस हो गया है ड्यू टू डिहाइड्रेशन, ठीक है, तो वो हमारे साथ होगा 6 to 9%, ठीक है। और अगर एक बेबी है और उसका सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया है तो उसका बॉडी लॉस जो है ना, वेट लॉस होगा, वो 10% से ज़्यादा होगा। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे लिखा गया है कि किस तरीके से हमें मालूम होता है कि ये माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर डिहाइड्रेशन हो गई है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि अगर हम इस प्रिंसिपल्स को देखेंगे एक बच्चे में, ठीक है, तो उस तरीके से हमें पता चलता है कि कितना डिहाइड्रेशन हो गया है। तो लिखा गया है कि फर्स्ट हम ब्लड प्रेशर को देखेंगे। अगर बेबी नॉर्मल है तो बच्चा जो है ना, उसकी माइल्ड डिहाइड्रेशन है, ठीक है, यानी 3 to 5% वेट लॉस हो गई है, ठीक है। अगर पल्स को हम देखेंगे, अगर पल्स भी नॉर्मल है तो वो भी माइल्ड में आता है। अगर जो यहाँ पे लिखा गया है, सॉरी मुझे सही से दिखाई नहीं, अच्छा, बिहेवियर, अगर बिहेवियर उसका नॉर्मल है, इरिटेबल नहीं है, ठीक है, या लेथर्जिक नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि माइल्ड डिहाइड्रेशन है। अगर जो उसका मेम्ब्रेन है वो मॉइस्ट है, ठीक है, यानी अभी फ्लूइड लॉस हो गई है लेकिन मेम्ब्रेन जो है ना वो मॉइस्ट है, बाहर आ गए हैं जितने भी फ्लूइड है, ठीक है, तो उसको भी हम माइल्ड डिहाइड्रेशन में लेते हैं, ठीक है। अगर उसके टीयर्स आ रहे हैं, वो रो रहा है और उसके टीयर्स प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये है कि माइल्ड डिहाइड्रेशन है। अगर उसके जो कैफेरी रिपल टाइम है वो 2 सेकंड है, ठीक है, उसके फिंगर्स को हम प्रेस करते हैं और 2 सेकंड में वो वापस आ जाता है अपने नॉर्मल लेवल तक, तो इसका मतलब ये है कि ये भी हमारे साथ क्या है, ये भी हमारे साथ कैपिलरी रिफिल टाइम जो है ना वो भी मतलब जो डिहाइड्रेशन है वो भी माइल्ड है, ठीक है। और जो लास्ट वन है वो है यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर यूरिन जो है ना उसके गाढ़ा नहीं है, ठीक है, उसके बिल्कुल नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये है कि उसको माइल्ड डिहाइड्रेशन हो गए हैं। फिर अगर मॉडरेट में हम देख ले तो मॉडरेट में हमारे साथ तो उसका जो बॉडी वेट है वो 5 to 9% लॉस हो जाता है, ठीक है। उसका जो ब्लड प्रेशर है वो ऑर्थोस्टैटिक होता है, यानी पोजीशन के साथ उसका ब्लड प्रेशर जो है ना वो फॉल डाउन हो जाता है, ठीक है। पल्स जो है ना वो इंक्रीज़ होता है अपने नॉर्मल लेवल से। बिहेवियर जो है ना वो इरिटेबल, बेचैन सा होता है। और उसका जो मेम्ब्रेन है वो ड्राई हो जाता है, अब मॉइस्ट नहीं है, ठीक है। ये सारे मॉडरेट की करेक्टरिस्टिक है डिहाइड्रेशन की, ठीक है। अगर टीयर जो है ना वो डिक्रीज है, प्रेजेंट है लेकिन बहुत कम है, ठीक है, सिर्फ मॉइस्ट हो रही है उसकी आई की अराउंड, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी माइल्ड मॉडरेट डिहाइड्रेशन है। कैपिलरी रिपल टाइम जो है ना वो 2 सेकंड से ज़्यादा है, यानी 4 सेकंड तक है, तो ये भी हमारे साथ मॉडरेट डिहाइड्रेशन में आता है। और उसका जो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो, अब उसके यूरिन जो है ना वो गाढ़ा हो गए हैं, उसमें जो सल्यूट और जो सॉल्वेंट लेवल है वो क्या है, यानी सल्यूट लेवल जो है ना वो ज़्यादा हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट कम हो गए हैं, सल्यूट ज़्यादा हो गए हैं, तो उसको यूरिन जो है ना वो गाढ़ा बन गए हैं, ठीक है, और थिकनेस आ गई है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये मॉडरेट डिहाइड्रेशन हो गई है, क्योंकि फ्लूइड की लेवल बॉडी में कम हो गई है। अगर सीवियर को हम देख ले तो सीवियर में बॉडी लॉस जो है ना वो 10% से भी ज़्यादा होती है, ठीक है। जो ब्लड प्रेशर है वो शॉक चला जाता है पेशेंट, ठीक है, यानी उसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसको तो बिल्कुल पता नहीं चलता, और डायस्टोलिक जो है ना वो पता नहीं कितने हद तक उसका डग 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 हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी बीपी जो है ना वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, वो शॉक में चला गया है। पल्स जो है ना वो टिकिकार्डिया होगी। बिहेवियर जो है ना वो लेथर्जिक होगी। अगर आप पेशेंट से कहे या बेबी से कहे कि अपने टांग को निकाले, ठीक है, तो वो नहीं निकाल सकता। अपने फिंगर्स को उठाए तो नहीं उठा सकता। लेथर्जिक, थकावट सी फेल हो रही है। मेम्ब्रेन को अगर हम देख ले तो मेम्ब्रेन में क्या होगी, फर्स्ट होगी। फर्स्ट मतलब कि क्रैकल आ गई होगी ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से, ठीक है, यानी वो क्रैक्ड हो गई होगी उसका मेम्ब्रेन। टीयर्स को अगर हम देख ले तो टीयर्स एब्सेंट होगी, ठीक है, टीयर्स नहीं होगी। कैपिलरी रिपल टाइम जो है ना वो 4 सेकंड से इंक्रीज होगा, ठीक है। और जो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो ओलिगोरिया होगी, यानी ओलिगोरिया का क्या मतलब है, यानी
यूरिन जो है ना वो बॉडी तैयार कर रहे हैं लेकिन अनेबल टू एक्सक्रीट, ठीक है, एक्सक्रीट नहीं हो रहे हैं, बहुत कम लेवल में तैयार हो रहे हैं, तो इस वजह से एक्सक्रीट नहीं हो रहे हैं, तो ओलिगोरिया हो गई है, ठीक है। तो ये हमारे साथ सीवियर डिहाइड्रेशन की डिग्री होती है, उसकी ये करेक्टरिस्टिक अगर एक पेशेंट में प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये है कि सीवियर डिहाइड्रेशन हो गई है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ आ रहे हैं नर्सिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लूइड। अगर एक पेशेंट है और उसमें कोई डिजीज़ है, ठीक है, उस दौरान उसकी कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो कौन कौन से ऐसे कंडीशन है जिसमें फ्लूइड की इंक्रीज रिक्वायरमेंट होती है। एक तो ये है कि फीवर में, ठीक है, दूसरा वोमिटिंग में, क्योंकि वोमिटिंग हो रही है, बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रही है, तो इस दौरान भी जो फ्लूइड है उसकी ज़रूरत ज़्यादा है। अगर रेनल फेलियर हो गए है तो रेनल यानी किडनी का काम ये होता है कि हमारे बॉडी के जितनी भी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल है इसको मेंटेन रखने की कोशिश करता है, ठीक है, उसकी काम ये उसका फंक्शन यही है कि वो बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड का लेवल जो है ना वो मेंटेन रखे। तो रेनल फेलियर हो गई है तो इस दौरान भी उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर एक पेशेंट जल गया है तो उस दौरान भी ज़रूरत होती है। अगर एक पेशेंट की बीपी इतनी डाउन हो गई है कि वो शॉक में चला गया है, ठीक है, तो इस दौरान भी फ्लूइड की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो गई है। टिकिपनिया जो कि ऊपर करेक्टरिस्टिक में हमने पढ़ा, ठीक है, कि सीवियर डिहाइड्रेशन में टिकिपनिया होती है तो उस दौरान भी उसको फ्लूइड की लेवल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अगर गैस्ट्रोएंट्राइटिस है, गैस्ट्रोएंट्राइटिस हमारे साथ एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें जो नाजिया एंड वोमिटिंग है ये कॉमन होती है, ठीक है, डायरिया हो जाती है, नाजिया एंड वोमिटिंग होती है, और इस कंडीशन में बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर जो है ना वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो इस दौरान हर एक या कपल ऑफ आवर में बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है फ्लूइड की, ठीक है। तो गैस्ट्रोएंटराइटिस में भी बहुत ज़रूरत होती है। डायबिटीज़ मेलाइटस, चाहे वो डायबिटीज़ मेलाइटस हो, इंसिपिडिस हो या डीके हो, ठीक। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, अगर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो तो तब भी हमारे साथ क्या होती है, जो फ्लूइड की लेवल है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें यूरिन बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से जो फ्लूइड है वो कम हो जाती है बॉडी में, तो फ्लूइड की लेवल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अगर सिस्टिक फेब्रोसिस हो, सिस्टिक फेब्रोसिस में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारे साथ एक जेनेटिक कंडीशन होती है, पॉल्टी जीन जो है ना वो क्या आ जाते हैं, बॉडी में आ जाती है, जिसकी वजह से जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ड्राई हो जाता है, ठीक है। तो लंग्स में म्यूकस मेम्ब्रेन को ड्राई करने के लिए या उसको थिनर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ताकि ब्रीथ जो है ना वो इजीली हो और फूड जो है ना वो इजीली मूविंग करे। तो इस वजह से हमारे साथ इस कंडीशन में भी फ्लूइड की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ आ रहे हैं डिक्रीज रिक्वायरमेंट। अब कुछ ऐसे कंडीशन है जिसमें जो फ्लूइड की लेवल है उसकी ज़रूरत बहुत कम होती है, ठीक है, बहुत कम फ्लूइड यहाँ इस कंडीशंस में दिए जाते हैं। तो अगर कंजेस्टेड हार्ट फेलियर है, हार्ट जो है ना वो अनएबल टू पंपिंग है, ठीक है, और आप फर्दर वाटर देंगे, फ्लूइड देंगे तो हार्ट पे प्रेशर आ जाएगा और वो इंसान जो है ना वो उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो इस दौरान भी हम बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर या फ्लूइड देंगे। अगर पोस्ट ऑपरेटिव है, क्योंकि एक्टिविटी बहुत कम है और यूरिन जो है ना वो क्या नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा यूरिन नहीं हो रहे हैं, बॉडी फंक्शन कम है, ठीक है, एक्टिविटीज़ कम है, तो इस दौरान भी हम क्या देते हैं, बहुत कम वाटर देते हैं। अगर ओलिगोरिक है, यानी एक ऐसा कंडीशन जिसमें हमारी बॉडी से जो फ्लूइड है या जितनी भी यूरिन है वो एक्सक्रीट नहीं हो रहे हैं, बॉडी अनेबल टू एक्सक्रीट है, ठीक है, यूरिन की, और यूरिन अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इस दौरान भी हम क्या कर रहे हैं, वाटर की रिक्वायरमेंट जो है ना वो मतलब वाटर जो है ना या फ्लूइड जो है ना वो नहीं देते, ठीक है, बहुत कम होती है। एंड इंक्रीज आईसीपी, अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो इस दौरान हम क्या करते हैं, अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो प्रेशर जो है ना उसकी अंदर प्रेशर को हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम फ्लूइड देंगे तो अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकता है, तो इस वजह से हम बहुत कम वाटर देंगे, बहुत कम फ्लूइड देंगे इस दौरान में, ताकि प्रेशर जो है ना वो कम से कम हो, ठीक है। तो प्रेशर को कम करने के लिए अब जो रिक्वायरमेंट है फ्लूइड की वो इतनी नहीं होती। चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन कम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत जल्द आप लोग को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।